स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विद राकेश सर चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोग के सामने। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो फिजिक्स पार्ट है हम लोग का साइंस का। इसमें जितने टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये जो प्रश्न है यूपी 2016 डीआर कोड में पूछा गया है, ऐसे जितने हम प्रश्न लाए हैं ये सब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कई बार कोई प्रश्न रिवीजन हुए हैं या जिनको आने की संभावना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना जो उत्तर होगा, यानी कितने प्रश्न आप अपने आप को चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न सही बनना है, और जितने आपके राइट उत्तर हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पूरे 22 क्वेश्चन हैं इसमें कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। याद रखिए क्या पूछ रहा है हमसे, तो फोकस दूरी पूछ रहा है। आप लोग को एक सूत्र याद होगा, देखिएगा पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। फोकस दूरी जो होती है याद रखिए वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F = होता है R/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है हमको, यहाँ पर कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी पूछ रहा है, बटा में हम 2 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10। लेकिन क्या है, तो लेकिन ये है कि यहाँ पे अवतल दर्पण है और आप लोग को मालूम है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। याद रखिए कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, यानी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वहाँ पर फोकस दूरी पूछा तो यहाँ वक्रता त्रिज्या पूछ रहा, तो फोकस दूरी दिया +10 सेंटीमीटर। तो याद रखिए हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो R क्या निकलेगा, जब F बराबर निकलेगा R/2 तो R क्या निकलेगा 2F, यानी फोकस दूरी का दुगुना। तो फोकस दूरी कितना दिया है 10, तो दुगुना कर देंगे इसका तो कितना हो जाएगा 20, यानी फोकस दूरी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल है तो इसका फोकस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है 2015, 17, 19 आप देख रहे हैं। तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F = R/2, यानी ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए वस्तु से हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल बनाता है। आप लोग को मालूम होगा, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए आभासी प्रतिबिंब अवतल के द्वारा भी बनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा वह बड़ा बनता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, छोटा, तो गलती आपको नहीं करना है। उत्तल जो होता है दर्पण हमेशा जो है वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, मान लीजिए यहाँ हम दर्पण बना रहे हैं, इधर हम पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इधर हम दर्पण बना दिए और इसके इस साइड में पॉलिश कर देंगे, और इधर हम यदि वस्तु रखते हैं तो हमेशा ये वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है, इस साइड में बनाता है। यदि थोड़ा भी कॉमन सेंस भी होगा तो यहाँ पर देखिए प्रश्न वस्तु की स्थिति पर, यानी जहाँ वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, दर्पण के पीछे वास्तविक छोटा और सीधा बनाता है, सॉरी वास्तविक कह रहे हैं, आभासी छोटा और सीधा बनाता है, ठीक है ना। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का आभासी सीधा में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है। याद रखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो हम उत्तल लेंस के कहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ लेंस की बात कर रहा है, अब दर्पण नहीं, यहाँ लेंस की बात कर रहा है, तो ये वो हो गया उत्तल लेंस। अब आप लोग को मालूम है कि यदि हम 2F1 से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से पहले बनता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2F1 से यानी दुगुनी फोकस दूरी से दूर रखेंगे तो उसका 2F1 से पहले बनता है। यदि हम 2F1 पे वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनता है और बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बड़ा। याद रखिए बड़ा प्रतिबिंब बनाना है हमको, तो बड़ा तो इस साइड में देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, छोटा बना है, बराबर हो रहा है। अब बड़ा बनता जाएगा, जैसे ही इसके 2F1 से बात ले जाएंगे तो बड़ा बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए
यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन जब हम प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में वस्तु को रख देते हैं तो यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो कहाँ रखना है? प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में। तो देखिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट उत्तर होगा। यानी ये किसी भी उत्तल लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी कब बनेगा? जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा। चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी और लेंस की क्षमता का सूत्र आप लोग को मालूम होगा, P होता है 1/f। लेकिन कंडीशन है कि f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। अब अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता हमको निकालना है। यहाँ देखिए फोकस दूरी दिया है 5 मीटर दिया है। यदि P का मान निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान दिया है 5, तो ये हो जाएगा 1/5 कर देंगे तो हो जाएगा 0.2। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब याद रखिए, यहाँ पे अवतल है तो अवतल की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसकी जो क्षमता निकलेगी वो निकलेगी -0.2 डायोप्टर। ये अवतल लेंस की क्षमता निकल जाएगी जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? देखिए, आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि n बराबर होता है c/v। n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। v उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है और c निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यदि यहाँ से v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/n। यानी जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। अब आप लोग यहाँ से देखो, कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो देखिए, आपके सामने वायु है, जल है, कांच है, निर्वात है। तो याद रखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे अपवर्तनांक किसका कम होगा? निर्वात का। तो निर्वात का जब अपवर्तनांक कम होगा तो कन्फर्म है कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी निकालना है, उसका आधा करना है। बात अवतल की हो रही है, माइनस होगा, याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी 15 का आधा 7.5। अवतल है तो फोकस दूरी माइनस होती है तो 7.5 सेंटीमीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी पारदर्शी वस्तु के किनारों में प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? ये तो रियल में तीक्ष्ण किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर कहलाएगा आपका विक्षेपण। यानी मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम यहाँ से प्रकाश के जब ये तीक्ष्ण किनारा से मुड़ता है तो इसको विक्षेपण कहा जाता है। ये मानी अपने मार्ग से विचलित हो जाना या हट जाना। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, प्रकाश कणों के समान भी चलता है, तरंगों के समान भी चलता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हाइगेंस ने बताया था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। न्यूटन और प्लांक के हिसाब से प्रकाश की कणात्मक प्रकृति प्रदर्शित होती है। उनको नियमों से चलेंगे तो ये चैप्टर 12 में जाएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा, याद रखिए। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। वक्रित माने झुका हुआ। देखिए, मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ होगा ये वाला और इधर हम पालिश किए हैं, अंदर की तरफ जिसका परावर्तक पृष्ठ झुका है ये कौन सा दर्पण होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। और जस्ट इसका उल्टा अपोजिट वाला ये है वह गोलीय पृष्ठ जिसका परावर्तक तल जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो हो जाएगा कौन सा दर्पण? ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है यहाँ पे, इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो गया, इसके मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, देखिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांत को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो याद रखिए वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यानी दंत चिकित्सकों के द्वारा जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रोगियों के दांत को देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए कि सेविंग दर्पण में, वाहनों के अग्रदीपों में, सर्च लाइट में, उपरोक्त सभी हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर होगा। कहेंगे आप इसका व्याख्या करना, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, चालक अपने वाहन
अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, यानी उपरोक्त तो सभी जो होगा हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखिए वक्रता त्रिज्या की आधी अभी हम लोग पहले पढ़े हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल का के संबंध में कौन सा जो कथन है असत्य है? तो कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, सही है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, गलत है। याद रखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये मालूम होगा आप लोगों को। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर होता है, या मीटर पर -1 होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर कह रहा है कि माना किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा? तो फोकस दूरी अवतल की माइनस में होती है, याद रखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है माइनस में होती है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी ये जो माइनस का 2.5 डायोप्टर क्षमता मिला है वो अवतल लेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था वीडियो आपका साइंस का जो पहला चैप्टर हम लोग का फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके अपना जो आंसर है यानी कितना उत्तर आप सही किए हैं ये जरूर बताइएगा आप लोग।